नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का झटका, दुआरे राशन योजना को किया अवैध घोषित। विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने शुरू की थी दुआरे राशन योजना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की होगी छुट्टी, आनंदीबेन पटेल को मिल सकता है दूसरा मौका। कई राज्य के राज्यपालों का खत्म हो रहा है कार्यकाल। नोटबंदी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनेगी मामला। बाजार में आज भी जारी रही गिरावट, सेंसेक्स 509 अंकों की गिरावट के साथ 56,598 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 148 अंक गिरकर 16,858 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है पीएफआई पर लगे बैन से। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया तो मुश्किल में आरएसएस आ गया, क्योंकि अब आरएसएस को भी बैन करने की मांग तेज हो गई है। तो किसने की आरएसएस बैन करने की मांग, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुनाव से पहले हर दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं, तो अब क्या आया नया ट्विस्ट, इस पर होगी बात। साथ ही जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आज क्या रहा खास। इसके अलावा बात होगी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चुनाव की भी, और क्यों पीएम पर बरसी पंकजा मुंडे। इन सभी खबरों पर चर्चा के साथ ही दूसरी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर जैसे ही बैन लगाया, इस पर राजनीति शुरू हो गई और आरएसएस विपक्ष के निशाने पर आ गई। क्योंकि विपक्ष जहां एक तरफ सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस को बैन करने की मांग भी कर रहा है। आखिर क्यों विपक्ष के निशाने पर आया आरएसएस और कैसे पीएफआई पर कार्रवाई कर घिर गई केंद्र सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर सरकार की तरफ से 5 साल के लिए बैन लगाए जाने के बाद से राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष सरकार के इस फैसले पर आपत्ति तो नहीं जता रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपक्ष के निशाने पर आ गया है और अब आरएसएस को बैन करने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर और समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। हम हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। कांग्रेस ने अपने बयान में इशारों ही इशारों में आरएसएस पर निशाना साधा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पीएफआई की सोच का पहले ही विरोध करते आए हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यों का मतलब ये नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए। सरकार दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन कब लगाएगी? ऐसे संगठनों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? वहीं केरल कांग्रेस के सांसद कोडी कुनिल सुरेश ने कहा कि सिर्फ पीएफआई पर ही बैन क्यों लगाया गया, आरएसएस पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाना भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। बयान में कहा गया कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। इधर विपक्ष आरएसएस पर बैन की मांग कर रहा है, उधर संघ के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसने एक बार फिर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। सभी राजनीतिक दल अब आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी केंद्र सरकार घिर गई है और मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। वैसे ट्विस्ट तो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में देखने को मिल रहा है और अब नामांकन की तारीख नजदीक आते आते इस रेस में कई नाम शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजस्थान के सियासी संकट के पीछे भी कांग्रेस अध्यक्ष पद को ही माना जा रहा है।
राहुल के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद से कांग्रेस में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो दिग्विजय सिंह 30 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर अब साफ होती जा रही है। संकेत मिल रहे हैं कि गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि 30 सितंबर को सुबह 11 बजे वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्वीट में प्रसिद्ध उर्दू कवि मजरूह सुल्तानपुरी की शेर को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल की ओर, लोग साथ गए और कारवां बनता गया। शशि थरूर ने अपने ट्वीट के जरिए अध्यक्ष पद की रेस में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थन हासिल है। राजस्थान के सियासी संकट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी काफी रोमांचक बना दिया है। अब तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन राजस्थान में मचे सियासी बवाल ने गहलोत को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं अशोक गहलोत सोनिया से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम पवन बंसल का है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे है। इसकी बड़ी वजह है कि वो गांधी परिवार के प्रति काफी वफादार हैं। वैसे अध्यक्ष पद के लिए केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आ रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। यानी जो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो पर्चा दाखिल कर सकता है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर रखी गई है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वोटिंग तभी होगी जब 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। अगर एक प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसे निर्विरोध चुन लिया जाएगा। अब दिग्विजय सिंह भी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस इस वक्त अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा फोकस कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा सफल हो रही है, जिसकी गवाह हैं वो तस्वीरें और वीडियो जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 21वें दिन की शुरुआत केरल के पांडिंकर से हुई। राहुल गांधी और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ लोगों की भीड़ भी जुड़ती जा रही है। आज राहुल की यात्रा वायनाड पहुंच रही है, जो राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है। कांग्रेस ने आज भी राहुल की यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है कि पदयात्रा की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। राहुल गांधी जी और सभी पदयात्रियों को शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में युवा बाहर आ रहे हैं। उनका उज्जवल भविष्य हमारी जिम्मेदारी है, अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ते हुए। राहुल गांधी की इस यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। 21वें दिन की यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा का 21वां दिन और महान क्रांतिकारी भगत सिंह की 115वीं जयंती है। जिन पार्टियों की विचारधारा का उन्होंने कड़ा विरोध किया है, वो उनकी विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि के स्तंभ भारत जोड़ो, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, नेहरू की 1931 की उन्हें श्रद्धांजलि साझा करना। कांग्रेस की आज की यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की राहुल गांधी से मिलते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। कभी वो लड़की खुशी से उछल जाती है तो कभी रोने लगती है। वैसे राहुल गांधी उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश भी करते हुए दिखते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी और 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने से पहले ये 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई सभाओं को भी संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन अध्यक्ष चुनाव ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि रेस में कई नाम शामिल हो चुके हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई और उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव इस दल के अध्यक्ष हैं। वो 11 बार पार्टी के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इस बार संकेत मिल रहे थे कि लालू यादव स्वास्थ्य कारणों के चलते पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। वो पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपने की तैयारी में है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता लालू को ही जिम्मेदारी उठाने के लिए मनाने में जुटे थे। इस बीच आरजेडी में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आज नामांकन का अंतिम दिन था और अंतिम दिन ही लालू यादव ने अपना नामांकन भी कर दिया। लालू यादव के खिलाफ पार्टी के किसी नेता ने नामांकन नहीं किया। इसके बाद उनके निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। वो 12वीं बार पार्टी के सुप्रीमो बनेंगे। हालांकि अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा
10 अक्टूबर को की जाएगी। यानी अब अगले 3 साल के लिए लालू यादव फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2 साल के लिए होता था। इसके बाद पार्टी के संविधान में संशोधन कर ये अवधि 3 साल कर दी गई थी। 10 अक्टूबर को नए अध्यक्ष के ऐलान के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का भी चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पहली बार दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल इस बार आरजेडी के निशाने पर पटना की सत्ता नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता है। लालू यादव आरजेडी को राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते हैं, साथ ही बीजेपी के खिलाफ केंद्र में मजबूत विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में वो सोनिया गांधी से भी मिले थे। लालू यादव ने नामांकन भर दिया है और एक बार फिर अध्यक्ष बनने की तैयारी कर ली है। हालांकि उन्हें उनकी पार्टी निर्विरोध चुन लेगी, क्योंकि पार्टी में उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी के खिलाफ विरोध के सुर जरूर तेज हो गए हैं और अब पंकजा मुंडे ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने अपने भाषण में पीएम मोदी को घेर लिया है। मुंडे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बाजार को गर्मा दिया है। उनके बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर यह है कि उन्होंने मंच से ये कह दिया कि मोदी जी भी उनका करियर खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोदी जी वंशवाद के शासन को खत्म करना चाहते हैं। मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूं, लेकिन अगर मैं आपके दिल और दिमाग में रहती हूं, तो मोदी जी भी मेरे सियासी करियर को खत्म नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगई में एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे ने ये बयान दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। मुंडा के इस बयान पर बीजेपी ने भी नाराजगी जताई है। उसने कहा है कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए था, भाषण में पीएम मोदी का जिक्र करने से बचना चाहिए था। खबरों के मुताबिक साल 2019 चुनाव में हार के बाद से पंकजा मुंडे की गतिविधियों के चलते पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। परिवार के गढ़ माने जाने वाली पार्ली विधानसभा सीट हारने के बाद उन्होंने आरोप लगाए थे कि इसमें बीजेपी के अंदरूनी लोगों का हाथ था। खबर है कि उस दौरान राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि बीजेपी के अंदर जारी सत्ता की जंग के चलते पंकजा की हार हुई थी, क्योंकि वो खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार के तौर पर पेश कर रही थी। लेकिन अब पंकजा मुंडे ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे साफ है कि वो जल्द ही बीजेपी से किनारा कर सकती हैं। पंकजा मुंडे ने पीएम को सीधी चुनौती दी कि वो चाहे भी फिर भी मेरा करियर खत्म नहीं कर सकते। यानी पार्टी में हाईकमान के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है और ऐसा ही कुछ दिखा विजय रूपाणी के बयान में, जब उन्होंने 1 साल बाद उनके सीएम पद से इस्तीफा देने की वजह का खुलासा किया। क्या बोले गुजरात के पूर्व सीएम, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। गुजरात की सत्ता में भले ही बीजेपी पिछले 25 साल से काबिज हो, लेकिन इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस काफी मजबूत हो चुकी है, जबकि पार्टी में कलह भी सिरदर्द बन चुकी है। इसलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर चिंता को दूर करने में जुटी है। लेकिन ये बदलाव बगावत के संकेत दे रहे हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी पद छीनने के बाद खासे नाराज नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ने के 1 साल बाद उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। रूपाणी ने कहा कि इस्तीफे से 1 रात पहले उन्हें बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफा देने के लिए कहा था और अगले दिन उन्होंने पद छोड़ दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो मैंने हाईकमान से इसका कारण पूछा और न ही किसी ने उनको कारण बताया। एक इंटरव्यू के दौरान रूपाणी ने कहा कि मैं हमेशा से पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने हमेशा वही किया जो पार्टी ने मुझसे करने के लिए कहा है। मुझे मुख्यमंत्री बनने का आदेश दिया तो मैं बन गया। जब पार्टी ने मुझसे कहा कि वो मेरा पद वापस ले रहे हैं तो मैंने उन्हें खुशी खुशी ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी से निर्देश प्राप्त करने के कुछ घंटों बाद मैंने बिना किसी विरोध या गुस्से के 21 सितंबर 2021 को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। रूपाणी ने कहा कि एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैं कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं गया। मैंने अपना इस्तीफा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सौंपा, ना कि उदास चेहरे के साथ। रूपाणी ने भले ही अपने बयान में बीजेपी के खिलाफ कुछ ना बोला हो, लेकिन इशारा साफ है कि पद से हटने का उन्हें काफी दुख है। अब उनके बयान से एक बात और साफ हो गई कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कभी भी किसी को पद से हटा सकती है, यानी खतरा दिग्गजों पर है। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की। देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। इससे उन्हें मिलने वाली सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही इस त्योहारी सीजन में गरीब लोगों के लिए भी खुशखबरी है। तो उन्हें कैसे मिलने वाला है लाभ, देखिए इस रिपोर्ट में।
केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा की है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% पर पहुंच गया था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38% हो गया है। इसका सीधा असर उनकी सैलरी में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा। दरअसल सरकार ने मौजूदा महंगाई के आंकड़े को देखते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है। ऐसे में अगर अभी किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपए है तो 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता 6,120 रुपए बनता है। वहीं इस 4% की बढ़ोतरी के बाद उन्हें मिलने वाला डीए 6,840 रुपए हो जाएगा। वहीं डीए बढ़ने के साथ कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। इसके अलावा नई दिल्ली समेत 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। सरकार ने बताया कि 18,000 करोड़ निवेश का प्लान तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।